नमस्कार। बेटी एक वरदान है, खुदा से मिला सम्मान है। करते सभी धन दान है, लेकिन कन्यादान करने वाले माता पिता महान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्यादान कविता की, जिसे लिखा है कवि ऋतुराज ने। तो आइए पढ़ते हैं कविता कन्यादान। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। अब कविता जो है कन्यादान में कवि ऋतुराज ने एक माँ के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। जो माँ है वो परंपरागत आदर्शों से हटकर अपनी बेटी को सीख दे रही है। तो अब हम कविता की पंक्तियाँ देख लेते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की भी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों के। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े अर्थ देख लेते हैं कि सच्चा जो है वो प्रामाणिक का अर्थ है, सच्चा या वास्तविक, और वक्त जो है वो समय है। पूंजियाँ का अर्थ है धन, और सयानी यानी समझदार है, और आभास होना यानी कि प्रतीत होना यानी कि महसूस होना, और बाँचना यानी पढ़ना या समझना भी कहा जा सकता है, और पाठिका यानी कि पढ़ने वाली, और धुंधला जो अस्पष्ट हो यानी कि ठीक से दिखाई न देता हो, और लयबद्ध यानी लय से भरी हुई। तो इस कविता में माँ जो है वो परंपरागत आदर्शों से हटकर अपनी बेटी को सीख दे रही है, क्योंकि अक्सर बेटियों के लिए कुछ आदर्श बना दिए जाते हैं और जिनका पालन करते समय लड़कियों को गुलाम बना लिया जाता है। और विवाह के समय कन्यादान करते वक्त माँ जो है वो अकथनीय पीड़ा से भर जाती है, क्योंकि जुदाई है और जुदाई का दुख सच्चा होता है। तो यहाँ पर जो है वो कवि कह रहा है कि कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श रूप है उससे हटकर सीख दे रही है, क्योंकि इसमें माँ की जो है वो भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। तो जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया और उसे लगा कि वह अपनी जो है वो अंतिम पूंजी जो है उसे सौंप रही है, तो यहाँ पर अंतिम पूंजी का जो अर्थ है वो ये है कि माँ के लिए उसकी बेटी उसके सुख दुख की सच्ची साथी थी, और जब बेटी विदा होती है तो माँ के लिए असीम दुख छोड़ जाती है, क्योंकि माँ जब अपने मायके में थी तो वहाँ पर वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ अपने मन का बोझ जो है वो बांट लेती थी, मन को हल्का कर लेती थी। लेकिन अब यहाँ पर ससुराल में उसकी बेटी ही उसकी सुख दुख की सच्ची साथी थी। और देखिए, अंतिम पूंजी जो है वो धन होता है, जिसे इंसान पूरे वक्त के लिए संभाल कर रखता है, और बेटी के ससुराल चले जाने पर माँ का जो जीवन है वो कभी न भरने वाले खालीपन से भर जाता है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी वह भोली और सरल थी। तो यहाँ पर जो है वो माँ को मालूम है कि उसकी जो बेटी है वो नादान है, दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं है ना। वो माँ के घर में जो है वो राजकुमारी की तरह रही है ना। उसने जो है जीवन में दुखों का सामना नहीं किया है ना। उसका जो जीवन है वो सुखों से ही भरपूर रहा है ना। दुखों को झेलने का उसके पास कोई अनुभव नहीं है। तो अभी वो दुखों का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, क्योंकि उसे जब उसने दुखों का अनुभव ही नहीं किया है तो उसे जो है वो दुखों को पढ़ना नहीं आता था, यानी कि उसे दुखों को झेलने का कोई अनुभव नहीं था। और पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी यहाँ पर जो धुंधला प्रकाश है वो यहाँ पर ये आया है कि जो उसकी बेटी है वो भोली है, निश्चल है ना, सुख सुविधाओं में पलने वाली लड़की है ना। और उसके जो माँ है उसने हमेशा उसको दुखों से दूर रखा है ना। तो उससे जो जीवन है वो कविता की तरह जो है सरल दिखता है ना। वह सुखों के प्रकाश में छिपे दुखों को समझ नहीं पाती है। उसने भावी जीवन की सुंदर कल्पना तो की है,
है ना, सुनहरे सपने देखे हैं और इन्हीं इंद्रधनुषी जो सपने हैं उसमें खोई हुई है, जीवन की कड़वी सच्चाई को देख नहीं पाती है। तो माँ जो है वो कह रही है कि वो जो लड़की है वो अभी अपरिपक्व है और वो जो आने वाली है उसके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो दुख है, उसको वो अभी जान नहीं पाई है। इसीलिए जो है वो उसे जीवन में जो सुख की रोशनी है, यानी कि उसे सिर्फ सुखों का अभिनव दिख रहा है। इसलिए माँ जो है उसकी इस बात को लेकर चिंतित है कि ससुराल में उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो उसको पढ़ नहीं पाएगी। अब देखिए, हम इसका दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए, यहाँ पर रीझना जो है इसका अर्थ है प्रसन्न होना, आभूषण यानी गहने, और शाब्दिक भ्रम का मतलब है शब्दों का भ्रम, है ना, शब्दों का फैला हुआ एक तरह का संदेह है। बंधन है, बेड़ियां हैं यानी रुकावटें हैं। तो इस ये जो अब हमारा काव्यांश है, इसमें माँ अपनी बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श का रूप है उससे हटते हुए सीख दे रही हैं कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर जो है वो प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि ससुराल में जो है बेटी के साथ व्यवहार को लेकर माँ जो है वो आशंकित है और बेटी जो है वो समझदारी से उसे बढ़ने की चेतावनी देते हुए कहती है कि सुंदरता को लेकर खुश ना होना, है ना, और क्योंकि यही उसकी जो है कमज़ोरी बन जाती हैं। और वो ये कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो समाज में नारी की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि लड़का लड़की में जो भेदभाव है, गरीबी, दहेज के कारण जो अत्याचार है, उनका वर्णन वो करते हैं कि एक जो लड़की है वो ससुराल में कई कल्पनाएं संजोकर जाती है, लेकिन जब कठिन हालात के चलते उसे जलाकर मार दिया जाता है या फिर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर माँ जो है उसे समझा रही है कि रोटियां जो है वो सेकने के लिए चूल्हा है, लेकिन कभी भी जो है आग में जलकर आत्महत्या की बात को वह ना सोचे। और कपड़ों और गहनों के बंधन में जो अक्सर लड़कियां हैं, जैसे कहा है कि वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, तो यहाँ पर जो है वो कपड़े और गहने जो हैं वो अक्सर लड़कियों की आज़ादी जो है उसको छीन लेते हैं और वह सुंदर कपड़ों गहनों की काल्पनिक दुनिया से में खो जाती है। अब यहाँ माँ उसे सीख दे रही है कि इससे बाहर निकले वो, है ना, और साथ ही वो सबसे बड़ी सीख दे रही है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है वो कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से कही है कि जो ये नारीवादी जो कविता है वो औरतों के अधिकारों के प्रबल समर्थक जो हैं वो ऋतुराज माने गए हैं। तो इन्होंने नारी के प्रति जो है वो संवेदना का वर्णन किया है कि माँ जो है वो एक सीख दे रही है अपनी बेटी को कि और उसे कर्तव्य भी बता रही है ना, अधिकार और कर्तव्य भी बता रही है कि जो माँ से जब बेटी विदा होती है तो वो कह रही है कि माँ की बेटी होना पर बेटी जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि माँ जो है वो भी भुक्त भोगी रही है ना। माँ जो है वो परंपराओं और खोखले जो आदर्श है उसके पीछे ढोंग को अच्छी तरह से जानती है ना। तो लड़की जो है वो नवविवाहित होने पर अत्याचारों को समझती है कि क्या उन पर अत्याचार होते हैं। त्याग, सरलता, कोमलता, ममता जो है वो लड़की के नैसर्गिक गुण है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ये गुण हैं, इन गुणों को जो है वो कमज़ोरी मान लिया जाता है। तो माँ जो है वो चाहती है कि इन गुणों को तो वो रखे अपने पास, है ना, लेकिन ससुराल के हाथों की जो है वो कठपुतली ना बन जाए, है। इसलिए वो ये कह रही हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर इस कविता में अगर हम ये कहें कि माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, तो वो यही सीख दे रही है कि तुम जो है वो घर परिवार को अच्छे से जो है उनको चलाना, है ना, लेकिन अपनी जो कोमलता, त्याग और समर्पण है, इस गुणों को संजोकर रखना, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों और हकों की जानकारी भी बखूबी अपने पास रखना, क्योंकि जब कभी भी तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का इस तरह का अत्याचार हो तो तुम उसके प्रति सजग हो सको। तो ये एक माँ की पीड़ा है
माँ का दर्द है अपनी बेटी को विदा करते हुए, क्योंकि वो चाहती है कि जो उसकी कोमलता है स्त्री की, उसका कोई अनुचित लाभ ना उठाए और उसका कोई शोषण ना करे। तो अब यहाँ पर जो है हम कविता के कुछ कला पक्ष को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कविता है वो नारी सशक्तिकरण की जो है वो आवाज़ को उठाती हुई कविता है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। और कविता का जो कलेवर है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो समाज की समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी उठाई गई हैं। जैसे कि इसमें नारी शोषण है, दहेज है ना, दहेज को लेकर जो की जाने वाली हत्याएं हैं उनको जो है इसमें इस छोटी सी कविता के माध्यम से उठाया गया है। छंद मुक्त कविता है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अलंकारों का व समासिक शब्दों का जो है बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह जो है कविता अवश्य आपको समझ आ गई होगी।